इज़ वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और साथ में हम बात करेंगे सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम पंप के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप CSIR की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MSc की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा होता है, कैसे न्यूरॉन्स वो इम्पल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, एक्शन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। ऑल दिस सेल्स हैव एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते कैसे हैं, किसी भी नर्व सेल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इन द एनिमल सेल्स द वैल्यू ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम -20 टू -120 मिलीवोल्ट। तो जो हम बोल सकते हैं नॉर्मली हमारे एनिमल सेल में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो सीमा है वो है -20 से लेकर -120 मिलीवोल्ट तक। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप कौन सा है, और अंदर नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लिया था, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या कवर हुआ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। इसमें सबसे पहले आप देखो, तो आप आइए सबसे पहले फिगर नंबर ए में, इसमें आइए आप। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 m KCl आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी पोटाशियम और क्लोराइड, और इस तरफ भी आपका 1 KCl ही है, यानी 1 मोल ऑफ पोटाशियम और क्लोराइड। बीच में यहाँ पर आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है, वो मेम्ब्रेन किसी मसल सेल की भी हो सकती है, किसी न्यूरल सेल की भी हो सकती है। और बोला जा रहा है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू द पोटाशियम नो नेट फ्लो ऑफ पोटाशियम, यानी यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है पोटाशियम की, और इधर भी इक्वल अमाउंट ऑफ पोटाशियम की है। चाहे अब ये मेम्ब्रेन परमिएबल हो या ना हो, ये मैटर नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है। अगर पोटाशियम की लेफ्ट साइड भी इक्वल कंसंट्रेशन है और राइट साइड भी इक्वल कंसंट्रेशन है, तो हमारा कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर कोई भी चार्ज मूव नहीं करता है तो कोई भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑब्जर्व नहीं होगा। दूसरी डायग्राम आप देखिए, तो दूसरी डायग्राम में जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर देखना है वो है नेट नेगेटिव चार्ज एंड नेट पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इधर आपको देख सकते हो 1 मोल ऑफ KCl है, और इस तरफ क्या है 0.1 मोल ऑफ KCl। यहाँ पर डिफरेंस आ गया हमारी कंसंट्रेशन में। लेफ्ट साइड में पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और राइट साइड में पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम है। अब ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, हम यहाँ पे कलर चेंज कराऊँ, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये परमिएबल होती है पोटाशियम के लिए, ठीक है, ये किसके लिए परमिएबल है, पोटाशियम के लिए। अब होगा क्या, जब यहाँ पर पोटाशियम की कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगी, ठीक है, यहाँ पर देखो लगातार यहाँ पर पोटाशियम की कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगी। जाएगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है पोटाशियम आयन के लिए, और हमेशा जो कंसंट्रेशन जाती है वो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन जाएगी, यानी लेफ्ट साइड में हायर कंसंट्रेशन पोटाशियम की, तो पोटाशियम की हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ राइट साइड में जाएगी। अब ये लगातार जा रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच रहा है लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड आप बोलो कि नेगेटिव चार्ज कैसे बचा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो लेफ्ट साइड वो नेगेटिव चार्ज इसलिए बचा कि हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हो क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट हैं, और ये तो मूव नहीं कर रहे हैं। ये मूव क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है ये ओनली परमिएबल है पोटाशियम आयन के लिए। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ओके, और इधर इधर पोटाशियम चले गए हैं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबलाइज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव आ गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब तीसरी यहाँ पर देखो, तो तीसरी डायग्राम में आप सिंपली देख सकते हो, कंसंट्रेशन तो एक में हाई है और एक में कंसंट्रेशन लो है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों नहीं डेवलप हुआ, डेवलप होना चाहिए था। बट यहाँ पर जो हमारी मेम्ब्रेन है ये परमेबल नहीं है, ठीक है, ये किसी भी आयन के लिए परमेबल नहीं है, यानी इसमें ना ही पोटासियम के गेटेड चैनल है ना ही कैल्शियम के हैं। ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल भी नहीं है, परमेबल भी नहीं है, ये सिंपल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें कोई भी आयंस पास नहीं हो सकते हैं। अगर आयंस ही पास नहीं होंगे तो हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा, तो यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं डी में। डी में आप यहाँ पर देखो, एक तरफ क्या है 1 मोल ऑफ KCl है, एक में 0.1 मोल ऑफ KCl है। आप कहोगे हाँ यहाँ पर
कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए। और जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में भी हम बोल सकते हैं परमेबिलिटी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो है कि जो डी वाले में जो ये मेम्ब्रेन है वो दोनों के लिए परमेएबल है, वो पोटाशियम के लिए भी परमेएबल है और कैल्शियम सॉरी क्लोराइड के लिए भी परमेएबल है। अगर मेम्ब्रेन दोनों के लिए परमेएबल है तो यहाँ से दोनों आयंस मूव कर जाएंगे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज भी यानी पोटाशियम वाले भी मूव, पॉजिटिव वाले यानी ये भी मूव कर जाएगा, और नेगेटिव वाला क्लोराइड है ये भी मूव कर जाएगा। अगर दोनों ही मूव कर जाएंगे तो फिर तो जीरो चार्ज रह जाएगा एक तरफ, और एक तरफ हमारा पूरा जीरो, क्योंकि दोनों तरफ जो जितना भी यहाँ पर जा रहा, जितना भी कंसंट्रेशन थी वो इसके इक्वल आ जाएगी, यानी ये सारा चला जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यानी दोनों की कंसंट्रेशन जब तक इक्वल नहीं होती है आयंस मूव करते रहेंगे, और लास्ट में तो हमारा 0 0 ही बच जाएगा, तो कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब डेवलप होगा, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी एक ही कंडीशन है कि मेम्ब्रेन परमेएबल होना चाहिए ओनली फॉर द सिंगल आयन, सिंगल आयन के लिए मेम्ब्रेन परमेएबल होना चाहिए, और कंसंट्रेशन दोनों तरफ अलग अलग होनी चाहिए। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। उसके बाद नीचे आ जाइए आप कि व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल एंड व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लूँगा, थोड़ी कहाँ स्पेस है, जा स्पेस कहाँ दिख रही है, इधर जा स्पेस है ना, इधर हम देखते हैं। तो थोड़ा सा समझने के लिए हम पढ़ना पड़ेगा कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है और हमारा दूसरा एक्शन पोटेंशियल क्या है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, यानी हम ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो न्यूरल मेम्ब्रेन है, ये हमारी, मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कराऊँ, ये हमारे पास एक न्यूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक्सोन की हो सकती है, डेंड्रोन की हो सकती है, किसी भी की चीज़ हो सकती है, मान लीजिए एक्सोन की है, ठीक है। और एक्सोन की मेम्ब्रेन में आप सभी को पता होगा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अंदर से मेरी सेंस है कि साइटोप्लाज्म की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के बाहर आपका, ये साइटोप्लाज्म के बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम आपके माइंड में एक क्वेश्चन जागृत होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिव चार्ज अंदर क्यों हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज बाहर क्यों हो रहा है। आपको जब तक आप सोचोगे नहीं, आपका माइंड सेट नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको एमएससी करनी है, नेट क्लियर करना है, ये कुछ भी आपको करना है, तो आपको क्वेश्चन आपको खुद पुटअप करने हैं कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, वाई हाउ। तो वाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्यों आया, तो इसके 4 रीजन है। पहला रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता होगा, सेल के अंदर या न्यूरल सेल के अंदर जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और बाहर तरफ हमारी सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यानी ये कोई भी सेल में ले लूँ तो इस सेल में अंदर क्या होगा, पोटाशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, और बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मान लीजिए अंदर आप बोल रहे हो कि अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी पोटाशियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर क्या है, सोडियम के कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर नेगेटिव चार्ज तो होना नहीं चाहिए था, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए था। आपके पास क्वेश्चन पुटअप होने चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो आपके पास क्वेश्चन पुटअप हो गया कि मैंने कहा कि पोटाशियम के चार्ज हैं वो अंदर ज़्यादा हैं और सोडियम बाहर ज़्यादा है। अब तो आप होना चाहिए था कि ऐसा होना चाहिए था कि बाहर भी पॉजिटिव होना चाहिए था और अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए था, बट अंदर नेगेटिव क्यों है। तो इसका भी बहुत प्यारा एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक रीज़न है, जिसका रीज़न है कि आपकी जो भी क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, यानी जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे पोटाशियम लीकी चैनल होते हैं, ठीक है। जो मैं दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बोला है कि जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं। पोटाशियम लीकी चैनल, ये वर्ड हमेशा याद रखना। पोटाशियम लीकी चैनल होते हैं, लगातार इधर से पोटाशियम आयंस बाहर मूव करता रहता है, लगातार यहाँ से पोटाशियम आयंस मूव कर रहे हैं। मैंने आपको कल एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा था कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं और लीकी गेटेड चैनल होते हैं। जो लीकी गेटेड चैनल होते हैं वो ऑलवेज ओपन रहते हैं, तो ऑलवेज ये ओपन रहते हैं, तो यहाँ से हमारी जो पोटाशियम है वो लगातार यहाँ पर मूव करती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लगातार इधर से पोटाशियम आयन मूव कर रहा है, लगातार पोटाशियम आयन मूव कर रहा है, तो अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि लगातार पोटाशियम आयंस
बाहर निकल रहा है तो बाहर की तरफ से क्लोराइड आयन अंदर आ रहा है। बाहर से कौन सा आयन अंदर आ रहा है? क्लोराइड आयंस अंदर आ रहा है। और आप सभी को पता होगा क्लोराइड पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अंदर किसकी कंसंट्रेशन से बढ़ जाएगी? नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो एक प्यारा सा मैंने यहाँ पर आपको रीजन दिया है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि सोडियम तो पहले से ही काफ़ी मात्रा में था, ऊपर से वहाँ पर पोटाशियम भी भेज दिया हमने, और अंदर क्या आ गया? क्लोराइड आ गया, यानी अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पहला रीज़न है। एक और रीज़न है, दूसरा रीज़न क्या है वहाँ पर कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है इसमें पहले से ही पी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है PO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये और अमाइनो एसिड्स ये प्रेजेंट होती हैं। और आप सभी को पता होगा अमाइनो एसिड्स जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, काफ़ी पॉजिटिवली भी होती हैं पर मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और हमारा जो PO4 2 नेगेटिव है ये भी नेगेटिव चार्ज है, बट ये दोनों क्या हैं? हैवी हैं, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मूव नहीं कर पाते हैं। अगर ये मूव नहीं कर पाते हैं तो ये नेगेटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, और नेगेटिविटी को इंक्रीज कर दिया तो अगेन यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अंदर की तरफ। तो दो रीजन मैंने आपको बताया है। पहला रीजन है कि जो आपका क्लोराइड आयंस हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, जब पोटाशियम आयंस है वो बाहर मूव कर रहे हैं। तो दूसरा रीजन मैंने बताया कि जो आपका PO4 2 नेगेटिव एंड अमाइनो एसिड्स अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और जो मूव नहीं कर पाते हैं, जब ये मूव नहीं करेंगे तो अंदर ये नेगेटिविटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये था आपका हम बोल सकते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। और रेस्टिंग पोटेंशियल के एक दो चार लाइन और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। पहली लाइन, जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो ऐसा होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, ये है रेस्टिंग पोटेंशियल। और रेस्टिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं वोल्टमीटर से, वो होता है -70 MB। मैं अगर आपको समझाऊंगा इसके बारे में, -70 MB आपको याद रखना। MB का मतलब है मिली वोल्ट, ओके। और जो इस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम? पोलराइज्ड स्टेट, यानी पोलराइज्ड स्टेट है ये। पोलराइज्ड स्टेट मतलब ये कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज बाहर तरफ है और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ है। ये होगा आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, जब भी हमारी नर्व्स को कोई स्टिमुलस नहीं आया है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल ड्रॉप्स नहीं हुआ है, ओके। रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया। अब दूसरी बात आती है एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या है? तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? जब जब मान लीजिए हमारे जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन में यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो मेम्ब्रेन है, अब इस मेम्ब्रेन में मैंने क्या कहा है कि बाहर की तरफ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब एक्शन पोटेंशियल में उल्टा हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ हो जाएगा। ये कैसे होगा इसके बारे में हम अब देखेंगे। अब ऐसा क्यों होगा? देखो, जब भी कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस होना चाहिए कुछ थर्स होल्ड तक। जो थर्स होल्ड की वैल्यू है वो है -55 MB। इतना स्टिमुलस होना चाहिए। अगर इतना स्टिमुलस आया, ठीक है, तो हमारी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमारी जो मेम्ब्रेन है वो हम बोल सकते हैं कि वो मेम्ब्रेन यहाँ से डेवलप कर देगी दूसरा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मान लीजिए अब एक्शन पोटेंशियल मैंने कहा कि बाहर तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी, बाहर तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो कैसे आएगा उसके बारे में देखते हैं। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आने के लिए हमको कौन से चैनल ओपन करने पड़ेंगे? आप बता सकते हो? हमको कौन से चैनल ओपन करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारा अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा? ठीक है, उतनी देर आप सोचो। तो मैंने आपको कहा है कि बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और सोडियम पर किसकी चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक्शन पोटेंशियल आया है, यानी हमको सोडियम चैनल ओपन करने हैं, ठीक है। तो जो भी मेम्ब्रेन पर सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चैनल बने होते हैं, सोडियम चैनल बने होते हैं, वो हमारे ओपन हो जाएंगे। जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो हमारा सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सोडियम क्या करेगा? अंदर की तरफ आ जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिविटी आ जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा। अब ये अंदर कैसे आया? तो इसका भी एक छोटे सा मैं यहाँ पर बताऊँ तो देखो, ये सोडियम चैनल मैंने कहा अंदर आया, ये सोडियम चैनल अंदर कैसे आया? ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर मैंने आपको कहा एक यहाँ पर सोडियम चैनल हैं, ठीक है, ये पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, यानी हमने अभी डेवलप नहीं किए हैं, ये पहले से यहाँ पर चैनल्स प्रेजेंट हैं।
ये सोडियम चैनल्स हैं। और इन सोडियम चैनल्स पर यहाँ पर ऐसे एक फ्लैप लगा हुआ है जो इनएक्टिवेट है, ठीक है। अब किस स्टेट में है? इनएक्टिवेट स्टेट में है। और दूसरा ये अंदर की तरफ है, ये एक्टिवेट स्टेट में है। ये एक्टिव है और ये बाहर वाला क्या है? इनएक्टिव है। अब क्या होगा? अब मैंने बोला कि एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। अब सिंपल रेस्टिंग पोटेंशियल में ऐसा है, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तब क्या होगा? जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, जैसे हम बोल सकते कोई भी स्टिमुलस है, एक्शन पोटेंशियल आया मतलब कोई भी स्टिमुलस आया। मान लीजिए कोई यहाँ पर स्टिमुलस आ गया है और उस स्टिमुलस ने क्या कर दिया? उस स्टिमुलस ने ये वाला जो इनएक्टिवेटेड गेट था, गेटेड चैनल है ना, तो ये इस इनएक्टिवेटेड गेट को उसने ओपन कर दिया। अब ऐसे बन गया ये, और ये जो गेट था ये ओपन हो चुका है। अब ये गेट ओपन हो चुका तो सोडियम चैनल अंदर आ जाएंगे, और सोडियम आयन अंदर आ गए तो क्या होगा? यदि सोडियम आयन अंदर आ गए तो अंदर आ जाएगी पॉजिटिविटी, अंदर आ जाएगी पॉजिटिविटी। अब हमको ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिविटी कर ली तो सीन हो जाएगा। अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, आ गई है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये किस स्टेट में आ गया? एक्शन पोटेंशियल में आ गया, यानी ये डीपोलराइज हो गया। जब ये एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा तो ये डीपोलराइजेशन हो जाती है, यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमको ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर नहीं रखनी है, ठीक है। तो हुआ क्या? रेस्टिंग पोटेंशियल कितना था? रेस्टिंग पोटेंशियल था 70 MB। कितना गया? 70 MB। कब तक सोडियम आयंस मूव करते रहेंगे? जब तक हमारा पॉजिटिव 30 MB तक ना चला जाए, इतना हमारा एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक सोडियम आयंस मूव करते जाएंगे। ओके, मैंने कहा रेस्टिंग पोटेंशियल कितना था? -70 MB था। अब -70 MB से पॉजिटिव 30 MB तक पहुंचने के लिए लगातार सोडियम आयंस मूव करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और जब इतना पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव 30 तक, यानी इतनी पॉजिटिविटी अंदर हो जाएगी, अपना रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी नेगेटिविटी अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। वो नेगेटिविटी कैसे आती है? वो नेगेटिविटी आती है हमारी, सिंपली ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। मैंने कहा है कि अंदर सोडियम आयंस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बट कब तक आएगा? जब तक पॉजिटिव 30 MB तक ना हो जाए, इतना हमारा वोल्टेज ना आ जाए। अब इतना वोल्टेज आ चुका है, ठीक है। अब हमको करना है कि हमको पॉजिटिविटी इधर से गायब करनी है। अब गायब कैसे करेंगे? हमने बोला है कि लीकी चैनल्स तो पहले से हैं, अब यहाँ पर वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल यहाँ से ओपन हो जाएंगे, यहाँ से हमारा पॉजिटिव आयंस है वो मूव करेगा बाहर की तरफ, ठीक है। ये लगातार मूव करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। अब देखो वही बात होगी जो स्टार्टिंग में थी, यहाँ से लगातार यदि पोटाशियम बाहर जा रहा, लगातार चलता जाएगा, चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? जब तक -70 MB ना आ जाए, यानी अंदर -70 चार्ज ना आ जाए, इतनी कम यहाँ पर नेगेटिविटी आ ना जाए, तब तक हमारा पॉजिटिव चार्ज बाहर मूव करता जाएगा, करता जाएगा। सोडियम तो मूव नहीं कर रहा है ना, बट पोटाशियम मूव कर रहा है, तो है तो पॉजिटिव चार्ज। हमको पॉजिटिविटी कम करनी है, चाहे हम सोडियम को बाहर निकालें, हम पॉजिटिव को पोटाशियम को बाहर निकालें, हम पोटाशियम को भाई बाहर निकालने लग पड़े। लगातार बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, ये 70 MB तक बाहर निकलता जाएगा। अब 70 MB को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये हो गई रीपोलराइजेशन, यानी हमने दोबारा पोलराइजेशन कर ली। पहले पोलराइज्ड था, डीपोलराइजेशन की तो एक्शन पोटेंशियल आ गया। अब एक्शन पोटेंशियल को दोबारा हमने रीपोलराइज कर दिया, तो अंदर क्या आ जाएगी? नेगेटिविटी आ जाएगी। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो इससे भी नीचे चला जाता है, 90 MB तक चला जाता है, और इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपर पोलराइज्ड, कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है अंदर। एक ग्राफ के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। एक ग्राफ है, बहुत प्यारा सा ग्राफ है, उसके माध्यम से आपको थोड़ा सा स्पेस हो तो मैं ग्राफ बनाऊँ इधर। ये काफ़ी स्पेस है, इधर मैं ग्राफ बनाता हूँ। इस ग्राफ से आपको सारा कवर हो जाएगा, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ये सारा एक ग्राफ से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। कैसे कवर होगा? मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देखो आप, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। इस ग्राफ में हमारी जो वोल्टेज है, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ -90, ठीक है, ओके। इधर मैं रख रहा हूँ -70। अभी आप देखते जाइए बस सिंपली। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ -55, इधर मैं रख रहा हूँ अपनी 0, और इधर मैं रख रहा हूँ +13। आपको मैं ईजी तरीके से समझाऊंगा। अब मैंने कहा है स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में जो न्यूरॉन सेल्स है वो किस स्टेट में है? हम सिंपल बोल रहे हैं कि वो पोलराइज स्टेट में है, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल में है। अब वो पोलराइज स्टेट में है, यानी रेस्टिंग फेज में है, तो हमारा पोटेंशियल कितना होता है? -70 MB, मतलब यानी वो इस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है।
अब सिंपल कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल हमारी जो न्यूरॉन सेल्स है वो इस स्टेट में है। बट जब भी कोई स्टिमुलस आया, वो कितना स्टिमुलस होना चाहिए, -55 का होना चाहिए। -55 MB का स्टिमुलस को हम बोलते हैं थर्स होल्ड स्टिमुलस। मान लीजिए वो इतना सा स्टिमुलस है, यानी -69 या मान लीजिए -65, तो हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा वो रेस्टिंग फेज में रहेगा। बट जब 55 का हो जाएगा, यानी यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो भाई वो मूव करने लग पड़ेगा ऊपर की तरफ ग्राफ हमारा। अब ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, यानी हमारी पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो चुकी, यानी ये रेस्टिंग फेज था, ठीक है। ये हमारा क्या था, रेस्टिंग फेज था। ये हमारा थर्ड होल्ड फेज था, यानी इतना थर्ड हमको चाहिए। और ये हमारा क्या है, आप बता सकते हो, ये सिंपली हमारा एक्शन पोटेंशियल है, यानी डीपोलराइजेशन स्टेट है, यानी पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और कहाँ तक जाएगी, -30 तक जाएगी, इतनी जाएगी बस, इससे आगे नहीं जाएगी। इतनी अगर माइंड पॉजिटिव 30 तक चली गई, यानी डीपोलराइजेशन इतनी हो चुकी, ये ग्राफ भाई नीचे आ जाएगा, ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा तो हम क्या बोल रहे हैं, रीपोलराइजेशन हो रही है, रीपोलराइजेशन हो रही है सिंपली। और रीपोलराइजेशन कब तक होगी, -70 MB तक, ठीक है। और -70 MB क्या था, रेस्टिंग फेज था। तो दोबारा किस में आ गए भाई, रीपोलराइज स्टेट में, यानी पोलराइज हो गया। तो यहाँ क्या था, पोलराइज था। यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, ये यहाँ तक ये डीपोलराइजेशन हो गया। और फिर अगेन क्या होगा, ये रीपोलराइजेशन हो गया, क्योंकि दोबारा यहाँ पर नेगेटिविटी आ गई अंदर की तरफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपका क्या था, -70 में क्या था, रेस्टिंग फेज था। अब माइनस हम बोल रहे हैं -17 में से +30 तक जाने तक हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि वो डीपोलराइजेशन स्टेट में जा रहा है, यानी हमारा एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यानी सोडियम आयंस मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सोडियम आयंस हमारे अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इधर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि रीपोलराइजेशन हो रही है, तो रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पोटाशियम आयंस आपके जितने भी हैं वो बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, पोटाशियम आयंस बाहर चले जाएंगे। अगर मान लीजिए पोटाशियम आयंस बाहर चले गए, तो अंदर क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। अंदर नेगेटिविटी हो जाएगी तो दोबारा रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाएगा। और रेस्टिंग पोटेंशियल मैंने आपको बताया है, बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, तो ये स्टेट आ जाएगी। बट कई बार होता क्या है, इतना कम हम इतना ज़्यादा पोटाशियम बाहर निकल जाता है कि ये भाई पहुंच जाता है हमारा इधर तक, 90 तक पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपर हाइपर रीपोलराइजेशन, कि बहुत ज़्यादा रीपोलराइजेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा रीपोलराइजेशन हो चुका है, -90 MB तक, ठीक है। आई थिंक इतना आप समझ चुके होंगे। ये था मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आगे हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन्स में कैसे हमारा एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा है, इम्पल्स कैसे हमारी मूव कर रही है नेक्स्ट स्टेट में। ओके, सिंपल है, ये भी जाट अपनी है, बट ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको पता होना चाहिए, तब यहाँ पर आप कर सकोगे। ये ओवरव्यू है। अब ये देखो, ग्राफ के माध्यम से मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब एक बार आप पाथफाइंडर के माध्यम से भी ओवरव्यू देख लो। सबसे पहले मैंने कहा लीकी चैनल ऑलवेज ओपन रहेंगे। तो यहाँ पर लीकी चैनल कहाँ से हैं, ये हैं भाई पोटाशियम लीकी चैनल, ये हमेशा ओपन रहते हैं। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है, मैंने कहा कि जो सोडियम चैनल होते हैं वो क्लोज रहते हैं, उनको ओपन करने की क्या जरूरत है, वो तो क्लोज रहेंगे ना। और जो हमारे पोटाशियम का चैनल है वो भी क्लोज रहेंगे, क्योंकि अंदर नेगेटिविटी, इस वक्त अंदर नेगेटिविटी है, और बाहर क्या है, सोडियम आयंस हैं, तो बाहर पॉजिटिविटी है अभी तक। बट जैसे जैसे हमारा डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन में मैंने आपको कहा है कि सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। अब देखो, सोडियम चैनल अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो वोल्टेज गेटर चैनल ओपन हो चुके हैं। कैसे ओपन हुए, मैंने आपको पीछे समझाया था कि स्टिमुलस आया तो यहाँ पर एक फ्लैप ओपन हो जाएगा, और फ्लैप के ओपन होने की वजह से सारा जितना भी आयन है वो अंदर तरफ चला जाएगा, और वो पोटाशियम चैनल बहुत क्लोज है इस वक्त। बट अब हमको करना है रीपोलराइजेशन। अब हमको रीपोलराइजेशन करनी है, तो वोल्टेज गेटर चैनल को क्लोज कर दो जो सोडियम के हैं, बट पोटाशियम वाले को ओपन कर दो। हमको कोई ना कोई पॉजिटिविटी बाहर निकालनी है, तो हम सोडियम को नहीं निकाल रहे हैं, हम पोटाशियम को बाहर निकाल रहे हैं। अब पोटाशियम क्या है, हम गेटर चैनल है, ये लीकी तो ऑलवेज पहले से प्रेजेंट है। अब यहाँ पर और वोल्टेज गेटर ओपन हो चुके हैं, कौन से, पोटाशियम। यहाँ से पोटाशियम लगातार बाहर लगातार बाहर निकल रहा है। ये इतना निकल जाएगा कि -70 MB दोबारा ले आएगा, यानी दोबारा ये पोलराइज स्टेट में लेके आएगा। ओके, दोबारा पोलराइज स्टेट में लेके जाएगा, तो यानी अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिंपली ये बात की जा रही है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि हाउ
इज द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब कैसे ट्रांसफर हो रहा है आपको सिंपली पता होना चाहिए। जो बातें अब मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूरॉन मे बी टर्मिनेट ऑन वन ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर, ए मसल, ए ग्लैंड एंड another neuron. Therefore, depending upon where the neuron terminates, it can cause the muscle cells to be contract, gland to be secrete, another neuron to be convey the message to another pathway. The junction between the two neurons is known as synapse. अब साइनेप्स क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइनेप्स साइनेप्स साइनेप्स। सो बट इज साइनेप्स? ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके बीच में जो ये रीजन है इसको बोलते हैं साइनेप्स। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। Typically, a synapse involved in the junction between an axon terminal of the one neuron, known as presynaptical neuron, and dendrite or cell body of the second neurons, known as postsynaptic neurons. अब क्या बात की मैंने? अब मैंने सिंपल कहा है कि यहाँ पर देखो आप, ये ऊपर वाला क्या है? ये ऊपर वाला आपका एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन है। तो एक्सोन का जो टर्मिनल एंड है, एक्सोन आपने बहुत सारे बचपन से आपने पढ़ा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, और ये सिंपल आगे जाके ये आपका हमारा क्या चीज़ है, हमारा ये एक्सोन है। तो ये एक्सोन का जो टर्मिनल है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एक्सोन का टर्मिनल और जो एक्सोन का टर्मिनल है उसको हमने क्या बोला? प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन। ये वर्ड यूज करना। जो एक्सोन का टर्मिनल है उसको हमने बोला प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन, और ये आपका कनेक्ट होगा डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये देखो ये स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइड है वो इधर बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन। ठीक है, दो वर्ड आपको याद रखने हैं। एक्सोन के लास्ट पार्ट को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइड पार्ट को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन। अब इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ओके, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। अब यहाँ पर देखो, साइनेप्स कैन बी ईदर केमिकल और इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी हो सकता है और केमिकल भी साइनेप्स भी हो सकता है। मान लीजिए वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है, तो इधर ओनली आयंस मूव करते हैं, यानी सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस, कैल्शियम आयंस एंड अदर टाइप ऑफ आयंस। यहाँ पर आयंस मूव करते हैं, इसको बोलते हैं हम, कौन सा साइनेप्स है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। बट हम बात करें हम केमिकल साइनेप्स के बारे में, तो केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, मैं यहाँ से थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बताऊँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। साइनेप्स of the chemicals. Plasma membrane of the pre and post synaptic neurons separated by the fluid-filled space called as synaptical cleft. Okay. Chemical called as neurotransmitter are involved in the transmission of the action potential at these synapses. यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? यहाँ पर आप देखो, ये दूसरा वाला डायग्राम है, ये आपका केमिकल, हम बोल सकते हैं केमिकल सिग्नल या केमिकल साइनेप्स है। यहाँ पर मैंने ऊपर वाला ये क्या बताया? ये आपका एक्सोन का टर्मिनल है, और एक्सोन के टर्मिनल को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन, और प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स के पास छोटे छोटे यहाँ पर वेसिकल्स हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, ये और भी हमें यहाँ पर ड्राव कर सकते हो, ये छोटी छोटी यहाँ पर वेसल्स हैं। इन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? इन वेसिकल्स को हम बोलते हैं, ये आपकी क्या चीज़ है? इनके अंदर क्या भरा हुआ है? इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? केमिकल भरा हुआ है। अब क्या होगा, इसको नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन, यानी ये पार्ट है डेंड्राइट्स का पार्ट है ये। अब ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स का पार्ट है, तो ये हमारे जो वेसिकल्स हैं ये फ्यूज कर जाएंगे जो प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन है उसके साथ। यहाँ पर देखो फ्यूज किया हुआ है, और सारा जो मटेरियल है वो जितना हमारा न्यूरोट्रांसमीटर इस वेसिकल्स ने इकट्ठा करा हुआ है, ये पकड़े रखा हुआ है, ये सारा रिलीज कर दिया जाएगा इस क्लेफ्ट में। ये देखो ये क्लेफ्ट है, इस क्लेफ्ट को हम बोल रहे हैं सिनेप्टिकल क्लेफ्ट। क्या बोल रहे हैं हम? सिनेप्टिकल क्लेफ्ट। बहुत अच्छा वर्ड हम यूज़ किया है इधर। एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है। अब सिनेप्टिकल क्लेफ्ट से होता हुआ सारा हमारा जो मटेरियल है वो पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स में थ्रू रिसेप्टर चला जाएगा। जितने भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे हमारे पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स में। रिसेप्टर वर्ड क्या होता है? मैं रिसेप्टर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स है यानी डेंड्राइट्स है, इसका छोटे छोटे यहाँ पर रिसेप्टर लगे हुए हैं जो स्पेसिफिक होते हैं किसी न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनके साथ चिपक जाएंगे, और आगे जो वो भी इन्हें एक्शन पोटेंशियल करना है, कुछ भी करना है, वो आगे एक्टिविटी करेंगे। आगे हम बनवाई इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी टेंशन मत लो।
जो न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बात की है, अब न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ है? मैंने कहा कि जो प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन है यानी एक्सोन का जो टर्मिनल है, वहाँ छोटे छोटे वेसिकल्स हैं। उन वेसिकल्स के पास हमारा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर किया हुआ है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो सकता है? वो एस्टर हो सकते हैं यानी एसिटाइल कोलिन हो सकता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एसिटाइल कोलिन दो टाइप का होता है, एक तो होता है निकोटिनिक एसिड, और निकोटिनिक एसिड हमारा एक्साइटेटरी होता है। एक्साइटेटरी मतलब वो एक्साइट करेगा कुछ चीज़ को। और दूसरा होता है एसिटाइल कोलिन मस्कार्निक एसिड, और मस्कार्निक एसिड आपका इनहिबिटरी होता है, वो इनहिबिट करेगा, वो कोई भी स्टिमुलस उसको इनहिबिट करेगा ये। उसके बाद नोर एपिनेफ्रिन है। नोर एपिनेफ्रिन आपका बोथ होता है, एक्साइटेटरी भी होता है और इनहिबिटरी भी होता है। डोपामाइन, डोपामाइन आपका एक्सक्रिटरी होता है जनरली, बट समटाइम्स ये इनहिबिटरी भी होता है। सेरोटोनिन आपका हमेशा इनहिबिटरी होता है। गाबा आपने सुना होगा वर्ड, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये भी इनहिबिटरी होता है। ग्लाइसिन इनहिबिटरी होता है। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी होता है। एस्पार्टेट आपका एक्साइटेटरी होता है। उसके बाद आपका है सब्सटेंस पी, वो भी आपका एक्साइटेटरी होता है। और मिथ्योनिन एन कैफीन आपका जनरली इनहिबिटरी होता है। अब हम देखते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एट द केमिकल साइनेप्स है। जब भी केमिकल साइनेप्स है तो एक वर्ड आपको यूज़ करना है, बहुत प्यारा यहाँ पर लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है। प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स कन्वर्ट एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू केमिकल सिग्नल एंड पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स दैट कन्वर्ट द केमिकल सिग्नल बैक इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो लाइन है, जिस बच्चे को ये लाइन समझा गई उसको सारा कॉन्सेप्ट समझा गया। ये लाइन क्या है इसके बारे में देखते हैं। मैंने कहा है कि जो प्री सिनेप्टिकल है, यहाँ पर देखना आप, एक सेकंड, मैंने बात की है यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊं। जो प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन है, इसको मैंने कहा है ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है केमिकल सिग्नल में। कैसे किया इसने? जब भी कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, तो जो स्टिमुलस है वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल सिग्नल में। केमिकल सिग्नल यहाँ पर क्या चीज़ है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जो पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स हैं वो कन्वर्ट करता है केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यहाँ पर देखो, इससे कौन सा सिग्नल जा रहा है पोस्ट सिनेप्टिकल में, आप बता सकते हो? तो जो प्री से पोस्ट में जा रहा है वो केमिकल सिग्नल जा रहा है, यानी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा है। ये छोटे छोटे दिख नहीं रहे आपको, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स जा रहे हैं हमारे इसके पास, अब ये केमिकल्स आ गए हैं, अब ये केमिकल अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो यही लाइन यहाँ पर कही गई है, ठीक है, बहुत प्यारी लाइन है। एक बार दोबारा मैं बता दूँ, प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू केमिकल सिग्नल्स। जब भी कोई स्टिमुलस आया वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स। देन द पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स देन कन्वर्ट द केमिकल सिग्नल्स बैक इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब जो भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्री से पोस्ट में गया है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बहुत प्यारी लाइन है। उसके बाद for the many synapses, the neurons sometimes to excite excitatory synapses and other are inhibitory synapses. Neurotransmitter release the excitatory synapses cause a small depolarization in the postsynaptical membrane called as excitatory neurons, okay, or EPSP और IPSP। अब EPSP और IPSP क्या है? ये बहुत प्यारे वर्ड हैं ये दोनों भी, EPSP और IPSP। मैं यहाँ से बनाता हूँ। एक है भाई आपका EPSP और दूसरा आपका IPSP। EPSP और IPSP क्या वर्ड है? जो EPSP और IPSP वर्ड हैं, पहला है एक्साइटेटरी। जो एक्साइटेटरी है, जब भी हमारा कोई सिग्नल आया, ठीक है, और उसने उस मेम्ब्रेन पर क्या कर दिया, अंदर की तरफ क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कर दिया यानी डीपोलराइजेशन कर दी, तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी नर्व रिस्पॉन्स। यानी एक्साइट किया उसने, एक्साइट कर दिया यानी उसने डीपोलराइजेशन कर दी, यानी एक्शन पोटेंशियल को उसने डेवलप कर दिया। और मान लीजिए EPSP है, तो EPSP के केस में क्या होगा? EPSP के केस में अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी पोलराइजेशन हो जाएगी, और बाहर तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब भी पोलराइजेशन होगी यानी रेस्टिंग फेज होगी, यानी रेस्टिंग फेज है तो इनहिबिटरी फेज है। एक ही बात समझो ना आप, जब कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं है, रेस्टिंग फेज है, तो भाई इनहिबिटरी फेज है। जब भी IPSP होगा तो इनहिबिटरी फेज होगा, यानी अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। और जब भी आपकी EPSP होगी यानी एक्साइटरी फेज होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, डीपोलराइजेशन होगी यानी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। सिंपल बात है, ठीक है। एक यहाँ पर डिफरेंस देखना, बहुत प्यारा डिफरेंस है।
The EPSP and IPSP are produced opening of the ligand gated channels and action potentials are produced by opening of the voltage gated channels. देखो पिछली स्लाइड्स में आपको मैंने समझाया था, वहाँ पर मैंने सोडियम पोटाशियम पंप्स और मैंने वहाँ पर आपको समझाया, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे और इधर क्या है, लाइगेंड गेटेड चैनल्स है। यहाँ पर लाइगेंड्स होंगे, यानी मैंने आपको कहा ना रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर तो यानी लाइगेंड्स हैं। यहाँ पर आप देखो तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर क्या है, मैंने आपको कहा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर देखो इसमें आप समझाओगे, यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कोई बता सकता है? सिंपली यहाँ पर सोचो, आपको बार बार सोचना है, जब तक आप सोचोगे नहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो रिसेप्टर कहाँ पर होंगे? तो रिसेप्टर आपके पोस्ट सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन में होंगे, यानी आपके डेंड्राइट्स में होंगे। ठीक है, जो पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर हमारे साइनेप्सिस हैं। जब ऊपर से यानी प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर आए, ये आए छोटे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आए ऊपर से, ये आए इधर से, ठीक है, प्री से आए ये, और ये नीचे किसकी मेम्ब्रेन है? पोस्ट की मेम्ब्रेन है। जब प्री से आपके जो भी न्यूरोट्रांसमीटर आए वो बाइंड कर जाएंगे किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर के साथ जब बाइंड कर जाएंगे तो ये इस चैनल्स को ओपन कर देंगे। किस तरह को? ये चैनल्स को ओपन कर देंगे, और चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो हमारे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जो भी अंदर जाना है वो अंदर चला जाएगा। मान लीजिए सोडियम में चला गया तो पॉजिटिव चार्ज अंदर, अगर कैल्शियम चला गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अंदर। वो डिपेंड करता है कौन सा आयन अंदर जा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है इसका टाइप मेटालोट्रोपिक है, ये था आइनोट्रोपिक। मेटालोट्रोपिक में बस ओनली सिंगल डिफरेंस है कि न्यूरोट्रांसमीटर तो प्री से ही आ रहा है, ये भी पोस्ट की मेम्ब्रेन है, बट यहाँ पर जी प्रोटीन होता है जो आपका डायरेक्ट, यहाँ पर देखो डायरेक्टली यहाँ पर हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो डायरेक्टली यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया गया। बट मेटालोट्रोपिक में वो डायरेक्टली हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, पहले वो छोटा सा यहाँ पर जी लिंक्ड प्रोटीन होगा उसके साथ बाइंड करेगा, उसके बाद वो आयन चैनल्स को ओपन करेगा और आयंस मूव करेंगे या अंदर आएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारा न्यूरॉन्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कैसे हमारा साइनेप्स ये वर्क कर रहा है। हमने बात की साइनेप्स के बारे में, प्री के बारे में, पोस्ट के बारे में, तो हम बात करेंगे कि कैसे ये मूव कर रहा है। ठीक है, कैसा हमारा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम कवर करेंगे सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम पंप। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप इसको देखो, इस डायग्राम को देखते चलो, और जो मैं बोलता चलूंगा वो आपको ध्यान से सुनते चलना है। सबसे पहले व्हेन एनी नर्व इम्पल्सेस, ये एक्शन पोटेंशियल, ये स्टिमुलस at terminal of the presynaptical axon, the change in the potential opens and calcium voltage gated channels opens। हाँ, कहा जा रहा है, ये देखो ये प्री है यानी प्री सिनेप्टिकल है, ये पोस्ट है। मैंने प्री पोस्ट बार बार आपको बता दिया क्या है। प्री आपका एक्सोन का लास्ट पार्ट है, पोस्ट आपका डेंड्राइट का स्टार्टिंग पार्ट है। यहाँ से क्या होगा, जब भी कोई स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस आ गया, मान लीजिए आपने पिंच किया, आपको दर्द हुई, इंजरी हुई, कुछ भी हुआ, स्टिमुलस आया। स्टिमुलस कितना हो चाहिए? -55 MB का, ये मैंने आपको पहले बताया, ये थ्रेशोल्ड है। जब स्टिमुलस आया तो हमारे कैल्शियम चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देखो ये कैल्शियम चैनल्स हैं, ये चैनल्स कौन से हैं? कैल्शियम चैनल्स हैं। ये कैल्शियम चैनल्स आपके ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, बाहर क्या होता है, बाहर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये याद रखना। हमारे एक्सोन के बाहर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो कैल्शियम क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। यार आप ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ठीक है, कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करेगा। जब कैल्शियम अंदर की तरफ मूव कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये कैल्शियम अंदर मूव होने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर छोटे छोटे वेसिकल्स में पकड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी एसिटाइलकोलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, नोरएपिनेफ्रिन हो गया, कुछ भी हो सकता है, जो हमारे इस वेसिकल्स ने पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, कैल्शियम क्या करेगा, इसको बोलेगा कि भाई कि तू एक्सोसाइटोसिस कर। क्या कर, एक्सोसाइटोसिस कर, यानी तू मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो और अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दे सिनेप्टिकल क्लेफ्ट में। ये सिनेप्टिकल क्लेफ्ट है, इधर अपना सारा मटेरियल भेज दे। अब ये सारा मटेरियल भाई इधर भेज देगा तो क्या होगा, तो हमारे हमने बात की है, ये रिसेप्टर होते हैं, मैंने अभी पढ़े हैं कौन कौन से रिसेप्टर पढ़े, आइनोट्रोपिक और मेटालोट्रोपिक। ये रिसेप्टर प्रेजेंट है भाई कहाँ, पोस्ट में, पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स में रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये न्यूरॉन्स आएंगे,
न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, ये केमिकल्स हैं। अब ये केमिकल्स हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे। अब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे तो यहाँ पर आयन चैनल्स चैनल्स होते हैं छोटे छोटे, वो ओपन हो जाएंगे। जब आयन चैनल ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जो मर्जी आना चाहता है वो अंदर आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्टिमुलस किस टाइप का है। अगर अंदर आ गया है, ठीक है, अंदर आ गया, मान लीजिए वो अंदर आ गया, तो दो टाइप का हम बात करेंगे जो हमने पहले बात की थी, ईपीएसपी और आईपीएसपी। ठीक है, ईपीएसपी और आईपीएसपी द्वारा हम बात करें, पहले हमने बात कर ली है। अब हम ईपीएसपी और आईपीएसपी को हम द्वारा क्यों पढ़ रहे हैं? हमने कहा कि न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आ गया है। अब न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी भी तो हो सकता है, या भी हम बोल सकते हैं इनहिबिटरी भी तो हो सकता है। हमने कहा है कि हमने पढ़े हैं कि एक्साइटरी कौन से हैं, हमने पीछे भी पढ़ा। तो जो डोपामाइन होता है, जो हम इनहिबिटरी होता है डोपामाइन, या हमने नोरएपिनेफ्रिन पढ़ा, ये एक्साइटेटरी होता है, हमने सारे सारे पढ़े हमने। ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन तो वो दो टाइप का होता है, निकोटिन वाला एक्साइटेटरी होता है, दूसरा हमने पढ़ा जो है, जो एक एसिड था, ठीक है, वो दूसरा एम से टर्म थी, वो आपका कैसा होता है, वो इनहिबिटरी होता है। तो अब देखो, मान लीजिए वो एक्साइटेटरी है, ठीक है, कैसा है, एक्साइटेटरी है। अब वो एक्साइटेटरी है तो ये अंदर क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज कर देगा। अब पॉजिटिव चार्ज कर देगा, हमको लग गया पता भाई वो किया है, एक्साइटेटरी है, यानी अब मेम्ब्रेन को क्या होना है, डीपोलराइजेशन होनी है। डीपोलराइजेशन है, एक्शन डेवलप करना है, यानी कोई भी रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, और मान लीजिए वो इनहिबिटरी था, वो डोपामाइन था, या कोई और था, वो इनहिबिटरी था, तो वो इनहिबिटरी था तो उसको एक ही पता है, अगर वो इनहिबिटरी है तो अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अंदर भाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी रेस्टिंग फेज आ जाएगी, यानी पोलराइजेशन हो जाएगी या हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। ओके, तो ये सिंपल बातें हैं। ओके, ठीक है, ये आपका सारा कवर हो गया है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेशन क्या होती है, न्यूरॉन्स इंपल्सेस कैसे मूव करता है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बट इज सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप क्या है, और दूसरा हम बात करेंगे सरका पंप क्या है। सरका पंप को क्या बोलते हैं, कैल्शियम पंप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे सोडियम पोटाशियम पंप का। तो primary active transport is coupled directly with the source of energy such as ATP hydrolysis and absorption of the light. Transport of the sodium and potassium pump by carrier proteins. Sodium potassium pump या sodium potassium ATPase is the most common example of primary active transport. और सोडियम पोटासियम पंप जो है वो पी टाइप एटीपीएज, मैंने आपको कल पढ़ाए थे, पी टाइप बी टाइप, जो पोस्पोराइजेशन करता है। अब ये देखो इसके कितने डोमेन है, ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपको पेपर में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएससी में बार बार क्वेश्चन आता है ये वाला। ये जो पहले इतना जो पार्ट है, जो 10 यूनिट्स बनी होती है, पहले से लेकर 10 यूनिट्स बनी है, ये अल्फा सब यूनिट है। ये जो सब यूनिट है ये भाई बीटा सब यूनिट है। ओके, और ये जो सब यूनिट है ये भाई गामा सब यूनिट है। ये 3 सब यूनिट हैं। जो सब यूनिट अल्फा है उसका क्या काम है, उसको भाई एटीपी जनरेट करनी है, यानी हाइड्रोलाइसिस करनी है इसको जब हाइड्रोलाइसिस हुई, एटीपी की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो क्या बनता है, एडीपी बनता है, यानी हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका काम है कि एनर्जी प्रोवाइड करो भाई, मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करो। बीटा का काम क्या है, ये रेगुलेट करता है, जो भी ये भी रेगुलेट करता है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा इधर पढ़ सकते हो आप, इसके पास सीक्वेंस कौन कौन से हैं। उसके यहाँ पर कुछ स्टेरॉइड बताए हैं, जैसे डिगोक्सिन बताया है, जो यहाँ पर क्या करता है, इनहिबिट करता है हमारे सोडियम पोटासियम पंप को। अब मैकेनिज्म क्या है सोडियम पोटासियम पंप का, ये थोड़ा नोट्स का है। मैकेनिज्म सिंपल है, आपको एक वर्ड हमेशा याद रखना है, हमेशा आपको एक वर्ड याद रखना है कि हमको सोडियम की कंसंट्रेशन वो बाहर ज़्यादा रखनी है और अंदर कम रखनी है, और पोटाशियम की कंसंट्रेशन हमको अंदर ज़्यादा रखनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा, यहाँ पर देखो आप, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 सोडियम आयंस आउट ऑफ सेल्स इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटाशियम आयंस ड्यूरिंग ईच एंजाइम साइकिल। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि हमको 3 जो है सोडियम के आयंस वो आउट करने हैं, सेल से बाहर निकालने हैं। आप सभी को मैंने पहले भी कहा है कि सोडियम की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, बाहर ज़्यादा होती है। तो हमको करना भी यही है कि हमको सोडियम बाहर ही रखना है। जब हम सोडियम बाहर रखेंगे तो हमको ज़्यादा आयंस बाहर भेजने हैं। तो हमको, जब आप सोडियम पोटाशियम पंप पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 3 आयन ऑफ सोडियम वो हमको बाहर निकालने हैं, और 2 आयन ऑफ पोटाशियम वो हमको अंदर लेने हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है यदि आपको सोडियम पोटाशियम पंप करना है तो। कितने आयन, 3 आयन,
3 सोडियम के जो आयंस है वो आपको बाहर भेजने हैं। तो हम सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम 3 सोडियम आयंस पहले हम बाहर भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेप E1 क्या है, सिंपल एक स्टेज है जहाँ पर 3 सोडियम आयंस विच इनसाइड द सेल बाइंड्स विद एटीपी टू यील्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर E1 एटीपी और सोडियम। कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर 3 हमारे सोडियम के जो आयंस हैं वो बाइंड कर जाएंगे एटीपी के साथ और E1 स्टेट के साथ। E1 एक ऐसी फेज है जहाँ पर हमारा एफिनिटी होती है सोडियम आयंस की पोटासियम के साथ जुड़ने की। अब ये अंदर बन गया भाई, कॉम्प्लेक्स बन गया अंदर, ये सेल के अंदर की बात की जा रही है। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अब ये कॉम्प्लेक्स करेगा हाइड्रोलिसिस। क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। यानी जो एटीपी है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। अब एटीपी कन्वर्ट हो गया भाई एडीपी में, तो हमारे पास मिली एनर्जी, और इस स्टेप को हमने बोला, क्या बोला, हाइड्रोलाइसिस। तो पहला स्टेप है कि E1 3 सोडियम के आयंस और एटीपी ये टर्सरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दूसरे स्टेप में मैंने कहा कि ये जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइसिस करके फॉस्फेट को ज्वाइन करेगा, यानी एडीपी को ज्वाइन करेगा। तीसरा स्टेप में मैंने कहा कि फॉस्फोराइलेशन हो गई। फॉस्फोराइलेशन में जो सोडियम का आयंस है वो सेल के बाहर चले जाएंगे थ्रू सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी कहाँ से आई, एटीपी से, वो सोडियम हमारा बाहर चला जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा। कितने आयंस आएंगे, 3 सोडियम के आयंस जाएंगे। अब दूसरा देखो, पोटासियम के केस में क्या होगा। पोटासियम के केस में बाहर के, मैंने कहा बाहर क्या था, हमने पी को बाहर भेजा, यानी एडीपी को हमने बाहर भेजा। बाहर अब एडीपी है, यानी पी है, पी हम फॉस्फेट से ले रहे हैं, ठीक है। और E2 फेज है, अंदर क्या था, E1 फेज था। E1 होता है हाई एफिनिटी विद सोडियम और E2 होता है हाई एफिनिटी विद पोटाशियम। अब E2P बाहर है, अब वो बाहर से 2 पोटासियम के आयंस को कैरी करेगा कि चल मेरे साथ अंदर चल। ये E2P और 2K, यानी E2 हाई एफिनिटी विद पोटाशियम, P पहले से हमने भेजा, और 2 पोटासियम के आयंस बाहर हैं। ये सारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, फोस्फोराइलेट हो जाएगा, यानी डीफॉस्फोराइलेशन कर जाएगा। और यदि ये डीफॉस्फोराइलेशन कर जाएगा तो पोटासियम चैनल्स के माध्यम से ये अंदर घुस जाएगा और अंदर चला जाएगा। तो अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। सबसे पहले देखो, ये 3 सोडियम आयंस थे, ये बाइंड कर देंगे एटीपी के साथ, और इसने क्या बना दिया, इसने क्या बनाया, इसने बनाया भाई 3 सोडियम प्लस एटीपी प्लस E1 कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, यानी एनर्जी मिलेगी, यानी एडीपी बनेगा, और ये सारा कॉम्प्लेक्स का चला जाएगा भाई, बाहर चला जाएगा। यहाँ पर आप देखो, ये चले गए भाई इधर, इधर आप देखो, तो इधर चले गए 3 सोडियम के आयन बाहर चले गए, ये बाहर चले गए भाई, सोडियम चैनल के थ्रू बाहर चले गए, ठीक है। बाहर क्या चीज़ है, बाहर हमारी हाई एफिनिटी विद E2 है, यानी E2 क्या है, हाई एफिनिटी विद पोटाशियम, इसकी पोटाशियम के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी है। अब ये क्या करेगा, पोटासियम के साथ बाइंड हो जाएगा, और फॉस्फेट तो इधर से आया पिछले से, तो ये फॉस्फेट के साथ सारा भाई कॉम्प्लेक्स चला जाएगा अंदर आ जाएगा भाई, ये देखो ये अंदर आ जाएगा सारा, यहाँ पर पोटासियम चार्ज अंदर जाएगा। अब पोटासियम अंदर आ गया है, ठीक है। तो अंदर कैसा आया है, यहाँ पर देखो अंदर किस स्टेट में आया है, E2 आया है अंदर, प्लस फॉस्फोरस आ रहा है, प्लस हमारा पोटासियम आ रहा है। अंदर हो जाएगी डीफॉस्फोराइलेशन, यानी जो ये है ये दोबारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। E2 कन्वर्ट हो जाएगा E1 में, और हमारा ये वो यहाँ से, क्योंकि अब E1 है, E1 की इसके साथ कोई लिंकेज नहीं, कोई एफिनिटी नहीं है, इसकी किसके साथ इंट्रैक्शन थी, सोडियम के साथ इंट्रैक्शन थी। तो अब ये इसको छोड़ देगा, अभी ये, अब इसने K2 को छोड़ दिया, तो अंदर क्या होगा, पोटासियम अंदर आ गया, सिंपल बात है। अब हम देखेंगे दूसरा, इसका फंक्शन क्या है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल को डेवलप करना, ट्रांसपोर्ट करना, कंट्रोल करना, इसको पढ़ लेना, मैंने भेजे हैं ये टेलीग्राम चैनल पर। दूसरा हमारा पंप है सार्कोप्लाज्मिक पंप, यानी कैल्शियम पंप। अब कैल्शियम पंप का ये भी पी टाइप एटीपीएस का ही एक टाइप है। हमारा जो मेन मोटिव है, आपको याद रखना है हमेशा, हमारा मेन मोटिव है कि द मेन फंक्शन ऑफ द कीप द साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन लो बाय पंपिंग द कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। हमारा मेन फंक्शन है कि हमको कैल्शियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम रखनी है, ठीक है। अगर आपको ये सेट क्लियर है तो आप आराम से किसी भी चीज़ को सोल्व कर सकते हो। हमको
सोडियम की कंसंट्रेशन सेल में कम रखनी है, हमको कैल्शियम की कंसंट्रेशन सेल में कम रखनी है, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम पंप में क्या था, हमको सोडियम के कंसंट्रेशन सेल में कम रखनी है, इधर हमको कैल्शियम की कंसंट्रेशन हमको कम रखनी है सेल के अंदर। तो देखो ड्यूरिंग दी रिलैक्सेशन, जब हमारे मसल रिलैक्स है, अब आप शांत बैठे हो, आपकी मसल्स रिलैक्स हैं, तो हमको क्या है, हमारा मेन मोटिव है हमको कि हमारी जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो साइटोसोल में कम हो, तो हमारे जितने भी कैल्शियम आयंस हैं वो मूव कर जाएंगे, हमारे कैल्शियम आयंस मूव कर जाएंगे किस कहाँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के एक स्पेशल टाइप है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में सारी हमारे जितने भी कैल्शियम है वो चला जाएगा। बट जब हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए आपने बाजू को उठाया, यानी आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, जब अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो जितना भी हमने कैल्शियम आयंस भेजे थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो दोबारा हमारे साइटोसोल में आ जाएंगे। सिंपल बात है। रेस्टिंग फेज में कैल्शियम कहाँ हमने भेज दिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या कर दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बैक हमने साइटोप्लाज्म में ले आए। बस ये हमने किया है, इसको हमने यहाँ पर समझाया है, पूरा हमने मैकेनिज्म इसका दिया हुआ है। अब मैकेनिज्म क्या है, सिंपल इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ये डायग्राम है, अब ये क्या है, साइटोसोल है। अब मैंने क्या कहा, हमारा रेस्टिंग फेज है, हमारा रेस्टिंग फेज है, तो रेस्टिंग फेज में हम क्या करते हैं, मैंने पीछे आपको समझाया, हमने कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम रखना है, यानी हमने कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना है। हम कैसे भेजेंगे, यहाँ पर देखो आप, ये देखो ये क्या चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स है E1। E1 इज द हाई एफिनिटी बाइंडिंग विद कैल्शियम, E1 कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है, इसकी हाई एफिनिटी है भाई इसके साथ। और ATP क्या है, ATP तो पहले से इसको एनर्जी तो चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये ATP, तो ये टर्सरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, E1 कैल्शियम टर्सरी कॉम्प्लेक्स ऑफ ATP। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा भाई, कौन सा स्टेप करेगा, हाइड्रोलाइसिस, जस्ट लाइक सोडियम पोटेशियम पंप, ये हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। तो यहाँ से ये आप देखो, ये हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करने से ये बाई ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और हमारा फॉस्फोरस आ जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और जो E1 था, ठीक है, जो E1 था जिसकी हाई एफिनिटी थी कैल्शियम के साथ, तो वो यहाँ से कैल्शियम के साथ हाई एफिनिटी है, बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो E2 है। अब E2 है, E2 की तो भाई कैल्शियम के साथ एफिनिटी नहीं है, तो E2 क्या करेगा, इधर से कैल्शियम रिलीज कर देगा, इधर से कैल्शियम रिलीज कर देगा, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताऊं तो बाहर क्या था, E1 था, E1 की बहुत ज़्यादा एफिनिटी है कैल्शियम के साथ बाइंड करने की, और उसने ATP की हेल्प से भाई सारा ट्रांसपोर्ट कर दिया भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर घुस गया है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है, E2 बैठा हुआ है, और E2 की भाई एफिनिटी जरा नहीं है, कोई एफिनिटी नहीं है उसकी कैल्शियम के साथ बाइंड करने की, तो वो वहाँ से कैल्शियम भाई रिलीज हो जाएगा, और वहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुई है, तो यहाँ पर ATP तो पहले से नहीं है, तो कैल्शियम आ चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक ल्यूमन में। बट ये था नॉर्मल केस, यानी रेस्टिंग फेज में। अब हमने कॉन्ट्रैक्शन की तो क्या होगा, जब हमने कॉन्ट्रैक्शन की तो यहाँ पर देखो E2 की किसके साथ एफिनिटी है, E2 की तो कैल्शियम के साथ एफिनिटी नहीं, तो किसी के साथ एफिनिटी होगी, तो इसकी हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, और सारा कॉम्प्लेक्स कहाँ भेज देंगे भाई, दोबारा हमारे साइटोप्लाज्म में, दोबारा साइटोसोल में चल जाएगा। और साइटोसोल में आप सभी को पता होगा E1 कॉम्प्लेक्स है, और E1 के साथ किसकी बॉन्डिंग है, कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग है, और E1 वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर देगा, और दे साइकिल रिपीट तो होती जाएगी। ये सिंपल पंप थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा रिगार्डिंग आपके एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस, और जो भी आपका मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग है, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक बचा है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, वो मैं ऐड कर दूंगा शाम को में, ठीक, आज हम कवर कर लेंगे, और कल हम स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनेलिज्म, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ER, ग्लाइकोसाइलेशन, बहुत कुछ करेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।